गुड मॉर्निंग बच्चों। टोटल मैंने लास्ट क्लास में पी ब्लॉक का डिस्कशन स्टार्ट किया था और पी ब्लॉक में हमने एक तो इंट्रोडक्शन देखा है, फिर उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का ट्रेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन तक ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें डिस्कस करना है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, जिसको मैंने लास्ट क्लास में ब्रीफ भी किया था। तो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, अब इसमें देखो बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, high electronegativity, high ionization enthalpy and non availability of d orbitals। ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है नाइट्रोजन की जिसकी वजह से नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो बाकी एलिमेंट से डिफर करती है, उस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे डिफर करती है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड with itself and with other elements having small size and high electronegativity। तो नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, खुद के साथ भी कर सकता है, मतलब दो नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन सकता है, या नाइट्रोजन कार्बन के साथ ऐसा बॉन्ड बना सकता है, या नाइट्रोजन ऐसा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नाइट्रोजन के अंदर प्रेजेंट होगी। Heavier elements of this group do not form p pi bond as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping। तो जो दूसरे मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, वो p pi मल्टीपल बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर सकते? ये समीर है क्या ग्रुप में?
आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। प्रगुन वीडियो ऑन करो। जानवी, गरिमा, वीडियो ऑन करके रखो बेटा। तो देखो बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन की जो एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी है बाकी ग्रुप मेंबर्स के कंपेयर में, वो किस वजह से राइज हो रही है? इसके छोटे साइज की वजह से राइज हो रही है। साइज छोटा है, इस वजह से क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, उसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है वो क्योंकि उसका साइज छोटा है, इसका मतलब उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स का साइज छोटा है। ऑर्बिटल्स का साइज छोटा है तो वो इफेक्टिवली पी पाई ओवरलैपिंग कर सकते हैं और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका साइज कंपैरेटिवली लार्ज है, और साइज बड़ा होने की वजह से वहां पे जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल्स भी बड़े साइज के हैं और वो डिफ्यूज्ड होते हैं, इस वजह से वो इफेक्टिवली पी पाई ओवरलैप नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो पी पाई बॉन्डिंग करता है वो ऑब्वियसली जिस एलिमेंट के साथ करेगा उसका भी साइज छोटा होना चाहिए और उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सफिशिएंटली लार्ज होनी चाहिए। तो ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ ही कर पाता है। उसमें दूसरा नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। इन एलिमेंट्स के साथ नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और क्या है, बोल रहा है कि नाइट्रोजन के केस में अगर देखें तो इसके वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, तो डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। पीछे आपने देखा था कि नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम कोवैलेंस है वो 4 तक जा सकता है, जबकि बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अपना मैक्सिमम कोवैलेंस को 6 तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बोल रहे हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping। ये अंडरलाइन कर लेना, पूछा जा सकता है। ठीक है, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते। अब जरा आगे देखो, बोले दस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल विथ अ ट्रिपल बॉन्ड 1s and 2p between the two atoms, consequently its bond enthalpy is very high। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। On the contrary, phosphorus, arsenic and antimony form single bonds as phosphorus single bond, arsenic single bond and antimony single bond। while bismuth forms metallic bond, क्योंकि वो मेटल है इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड की बजाय क्या फॉर्म करता है, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। while bismuth forms metallic bond in elemental state, however the single nitrogen bond is weaker than the single phosphorus bond। अब ये जो ट्रेंड है बेटा, ये ट्रेंड आपको सिर्फ ग्रुप 15 एलिमेंट में नहीं ऑब्जर्व होगा,
यही ट्रेंड आप ग्रुप 16 एलिमेंट में भी देखोगे और 17 एलिमेंट में भी देखोगे। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड इंथैल्पी है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी से कम होती है। और इसी तरीके से फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी से कम होती है। इनफैक्ट अगर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखें तो ये बॉन्ड क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड और ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड दोनों से वीक होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन आप यहां पे देख रहे हो, यही एक्सप्लेनेशन यही ट्रेंड आपको दूसरे ग्रुप में भी ऑब्जर्व होगा। तो बोला जा रहा है कि हाउएवर द सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन द सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं? बोल रहा है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड को अगर कंसीडर करें, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और बोल रहा है कि फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, तो यहां पे क्या है, इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, फास्फोरस का एटॉमिक साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम है, यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। दूसरी बात, एटॉमिक साइज छोटा है और उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, छोटा साइज है, लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा, इन लोन पेयर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है और वो रिपल्सन इस बॉन्ड को वीक बनाता है। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होगा वो वीक होगा। जबकि फास्फोरस के केस में क्या है, साइज एटॉमिक साइज बड़ा है फास्फोरस का, इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो लोन पेयर का सेपरेशन भी ज्यादा होगा, तो इसलिए लोन पेयर रिपल्सन यहां पे कम होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है, फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब आगे देखो, बोले एज अ रिजल्ट द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर, एज अ रिजल्ट द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। तो जो कैटिनेशन टेंडेंसी यानी कि सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी है वो फास्फोरस में ज्यादा स्ट्रांग होती है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbital is the absence of d orbital in its valence shell. Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d pi p pi bond as the heavier elements can. तो बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एक तरीके से डी पाई पी पाई बॉन्ड का मतलब कि जो ये डोनर ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल है और एक्सेप्टर ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है। डोनर ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल और एक्सेप्टर ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, अगर हम बैक बॉन्डिंग को कंसीडर करें। या नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि अगर एक एटम के पास डी ऑर्बिटल है और दूसरे के पास पी ऑर्बिटल है तो वो आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो बोला कि बिसाइड्स रिस्ट्रिक्टिंग इट्स कोवैलेंसी टू 4, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हेवियर एलिमेंट्स कैन। फॉर एग्जांपल, जैसे ये है ट्राई एल्काइल फॉस्फॉक्साइड, ट्राई एल्काइल फॉस्फॉक्साइड, और फिर फोरस येलाइड है। आपको विटिज रिएजेंट याद होगा, इसको आप विटिज रिएजेंट बोल सकते हो, R3P डबल बॉन्ड CH2।
तो यहां पे अगर आप देखो तो फास्फोरस ने क्या इन्वॉल्व कर रखा है, फास्फोरस ने अपना डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रखा है। क्यों इन्वॉल्व कर रखा है? क्योंकि फास्फोरस का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। आप देखो Pr3 डबल बॉन्ड O। अब यहां पे फास्फोरस का ऑक्टेट एक्सपैंडेड है। जब तक फास्फोरस का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो रहा है तब तक तो वो बॉन्डिंग में अपना p ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहा होगा। जब उसका ऑक्टेट एक्सपैंड होगा तब वो अपना d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहां पे जो 4 बॉन्ड बने होंगे 3 एल्काइल के साथ और 1 ऑक्सीजन के साथ, इसमें तो फास्फोरस ने अपना p ऑर्बिटल को यूज किया। यहां पे फास्फोरस ने क्या यूज किया है? यहां पे अब तक फास्फोरस ने अपना d ऑर्बिटल को यूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट अभी एक्सपैंड नहीं हुआ। लेकिन अब इसके बाद जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये वाला, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में फास्फोरस ने अपना d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया होगा और ऑक्सीजन ने p ऑर्बिटल को इन्वॉल्व किया होगा। तो यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? d पाई p पाई बॉन्ड, ठीक है, d पाई p पाई बॉन्ड। अब जैसे देखो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस कंपाउंड को R3P डबल बॉन्ड CH2, तो उसमें भी यही सिचुएशन है। R3P डबल बॉन्ड CH2, इसको आप फास्फोरस येलाइड और विटिज रिएजेंट बोल सकते हो। फास्फोरस येलाइड और विटिज रिएजेंट, फास्फोरस येलाइड और विटिज रिएजेंट, ये एल्कीन के प्रिपरेशन में मैंने डिस्कस किया था विटिज रिएक्शन। तो जब इसको कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके ये एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब यहां भी आप वही बात देख रहे हो कि फास्फोरस ने 5 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, फास्फोरस का ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड क्या होगा? ये होगा डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक है, डी पाई पी पाई बॉन्ड। अब यहां इसी के साथ मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूं। जैसे देखो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कंसीडर किया, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। यहां पे आप देखो सल्फर का ऑक्टेट एक्सपैंडेड है, ऑक्टेट सल्फर का इसी स्टेज पे कंप्लीट हो गया था, इस स्टेज पे सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्टेट इसी स्टेज पे कंप्लीट है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि अब तक सल्फर ने अपना डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं किया है। अब इसके बाद 2 पाई बॉन्ड बने, तो इन दोनों पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो सल्फर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, तो ये क्या है? डी पाई पी पाई बॉन्ड, ये डी पाई पी पाई बॉन्ड। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए इसको समझना जरूरी है। जैसे देखो हमने कंसीडर किया सल्फर ट्राइऑक्साइड को, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर आप देखो तो पहले क्या होगा? सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। आपने देखा अब तक सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसके बाद सल्फर जो है एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है बेटा, ये पाई बॉन्ड होगा पी पाई बॉन्ड। ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पी पाई बॉन्ड। जब तक ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं होता, डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो अब अभी इस स्टेज तक ऑक्टेट का एक्सपेंशन नहीं हुआ है, इसलिए डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या है? पी पाई बॉन्ड। अब जरा इसके बाद देखो, यहां पे फिर एक पाई बॉन्ड बनता है,
ठीक है, वो पाई बॉन्ड बेसिकली फॉर्मल चार्ज को जीरो बनाने के लिए फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्टेट कंप्लीशन के बाद बन रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है। तो आप इस बॉन्ड को क्या बोलोगे, ये डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा, और फिर से एक और पाई बॉन्ड बनता है, तब जाकर के इसका फॉर्मल चार्ज जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो फॉर्मल चार्ज की वाली सिचुएशन अब आएगी, तो ये वाला बॉन्ड भी डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब कि अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंसीडर करें, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर दो टाइप के पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पी पाई बॉन्ड एंड डी पी पाई बॉन्ड। जबकि अगर आप H2SO4 को कंसीडर करो, तो H2SO4 में क्या है, सिर्फ डी पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट। यहां पे ट्राइएल्काइल फॉस्फोक्साइड में डी पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, विटेज रिएजेंट के अंदर डी पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट। तो अब मुझे बताना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से कंपाउंड के अंदर डी पाई बॉन्ड, डी पी पाई बॉन्ड और पी पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीशन से पहले ही पाई बॉन्ड बन जाता है, अगर ऑक्टेट कंप्लीशन से पहले पाई बॉन्ड बन रहा है, तो वो पी पाई बॉन्ड होगा, और ऑक्टेट कंप्लीशन के बाद जो पाई बॉन्ड बनेगा वो डी पी पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, द पाई बॉन्ड formed before the completion of octet is p pi bond, whereas the pi bond which is formed after the completion of octet is d p pi bond. अब जरा आगे देखो बेटा, यहां पे बोल रहा है कि फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड। फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड also with transition metals when their compounds like triphenyl phosphine and triphenyl arsine act as ligand। ठीक है, तो ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, ये पाई एसिड लिगेंड के एग्जांपल होते हैं। पाई एसिड लिगेंड जिसमें क्या होता है, पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बाद में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये लिगेंड मतलब ल्यूइस बेस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और ल्यूइस एसिड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। पहले लोन पेयर डोनेट करते हैं, ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करते हैं, बाद में ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसे लिगेंड को पाई एसिड लिगेंड बोला जाता है। अब जरा आगे देखो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, आप देखो इसमें बोल रहे हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, all the elements of group 15 form hydrides of the type EH3। प्रगुण, प्रिया है क्या पहले से?
तो अब देखो बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हमें देखनी है, जैसे हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो हमें यहाँ पे हाइड्राइड फॉर्मेशन को भी डिस्कस करना है। अब देखो यहां पे बोल रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप ES3। जितने भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें E क्या है, कोई भी ग्रुप 15 एलिमेंट हो सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप ES3 where E is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. Some of the properties of these hydrides are shown in table 7.2. इनकी properties given है. The hydrides show regular gradation in their properties. The hydrides show regular gradation in their properties. The stability of hydrides decreases from ammonia to bismuthine. क्योंकि जो bond length है वो बढ़ती जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग और बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक। तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड जितना वीक होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल कंपाउंड से उतना आसान होगा, और कंपाउंड जितना इजिली हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो इनकी हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। एक और बात, हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ने से इनका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, ठीक है। तो इनका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम जाने पे, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। तो यहां पे बोल रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथीन which can be observed from their bond dissociation enthalpy. Consequently, the reducing character of the hydrides increases. The reducing character of hydrides increases. Ammonia is only a mild reducing agent, while bismuthine is the strongest reducing agent amongst all the hydrides. यहाँ पे जितने भी hydrides present हैं, उनमें सबसे strong reducing agent कौन है? बिस्मथीन। ऐसा नहीं कि ओवरऑल सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिस्मथीन है। बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और बिस्मथीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। वैसे बिस्मथीन और स्टिबनीन का बेसिक कैरेक्टर को ऑलमोस्ट इक्वल बता रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये पूरी एक टेबल बनी हुई है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट डेटा, बॉइलिंग पॉइंट डेटा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नहीं, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन। तो इसमें जरा मेल्टिंग पॉइंट डेटा को देखो। मेल्टिंग पॉइंट डेटा में क्या ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है? होना क्या चाहिए था? ट्रेंड होना चाहिए था कि ऊपर से नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वॉन्डवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वॉन्डवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली हाई है, और आपको पता है कि ये किस वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सिचुएशन अराइज होती है। तो अमोनिया यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसको बदल रहा है। जो जनरल ट्रेंड है उसमें एबनॉर्मलिटी अमोनिया के अंदर ऑब्जर्व होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से नोट कर लो, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट को अगर कंसीडर करें तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फीन का है, ठीक है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फीन का है।
फॉस्फीन के बाद फिर आर्सीन है, आर्सीन के बाद फिर स्टिबनीन है, स्टिबनीन, उसके बाद फिर अमोनिया, उसके बाद फिर अमोनिया है। अब देखो इसमें बिस्मथीन के रिगार्डिंग डेटा गिवन नहीं है, क्योंकि बिस्मथ, देखो बिस्मथ बेसिकली मेटल है, तो मेटल है तो उसका हाइड्राइड जो होगा ना उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर होगा तो नेचुरल सी बात है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, अमोनिया से ज्यादा होना चाहिए। बट क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है इसलिए उसको हम यहाँ पे अलग से कंसीडर करें, ठीक है। बट अगर बिस्मथीन को आप कंसीडर करोगे तो बिस्मथीन का मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया से ज्यादा होगा। तो ये है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में भी आप देख रहे हो कि अमोनिया एक्सेप्शनली हायर पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है फॉस्फीन का, उसके बाद आर्सीन, उसके बाद अमोनिया, इसके बाद आता है स्टिबनीन, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है बिस्मथीन का। ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बाकी ऑर्डर तो जनरल ही है, जो नॉर्मलिटी है वो अमोनिया को लेकर के। सिर्फ आपको ये देखना है कि अमोनिया इस ऑर्डर में लाई कहां कर रहा है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद बॉन्ड लेंथ गिवन है, तो बॉन्ड लेंथ ये तो इसमें तो कोई एबनॉर्मलिटी होनी नहीं चाहिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ सबसे कम, फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड उससे ज्यादा, आर्सेनिक हाइड्रोजन और ज्यादा, इस तरीके से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी तो इससे क्या होगा, दो ट्रेंड डिसाइड होते हैं। एक तो यहां पे ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या है ऑर्डर, सबसे सबसे कम एसिडिक होगा अमोनिया, उससे ज्यादा फॉस्फीन, उससे ज्यादा आर्सीन, उससे ज्यादा स्टिबनीन, और सबसे ज्यादा बिस्मथीन, सबसे ज्यादा बिस्मथीन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में सबसे सबसे कम एसिडिक अमोनिया और सबसे ज्यादा बिस्मथीन। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो सेम ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर का मतलब यहां पे बेसिकली ये जो बेसिक कैरेक्टर दिखाएंगे वो ल्यूइस बेस की तरह ये बिहेव करते हैं, ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करते हैं और ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि इनके पास लोन पेयर है तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ब्रॉन्स्टेड बेस और ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, इसमें सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, लोन पेयर के लिए रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, लोन पेयर उतना इजिली डोनेट होगा। तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो टर्मिनल एटम से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और इससे क्या होगा, वहां पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो आसानी से डोनेट हो पाएगा।
तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर अगर देखें तो इसका रिवर्स ऑर्डर होगा। इसी तरीके से यहां पे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल भी कंसीडर किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल को अगर आप देखो तो नेचुरल सी बात है कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में बॉन्ड एंगल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो इस वजह से बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल फॉस्फीन से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अमोनिया और फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। आगे आप देखोगे फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबनीन और बिस्मथीन में बॉन्ड एंगल डिफरेंस कम होता है। ठीक है, और अब बात आती है कि अमोनिया और फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है, बाकी एलिमेंट्स में बॉन्ड एंगल में डिफरेंस कम क्यों होता है? बताओ इसकी क्या वजह है? अमोनिया और फॉस्फीन के बॉन्ड एंगल में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? वेरी गुड, वेरी गुड। ड्रैगोस जनरलाइजेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रैगोस जनरलाइजेशन। तो ड्रैगोस जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास कम से कम एक लोन पेयर है, सेंट्रल एटम थर्ड और हायर पीरियड को बिलोंग करता है, और टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल टू 2.5 है, तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल एटम अपने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा इन ओवरलैपिंग। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की बजाय वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व करने लगता है। तो यहाँ पे फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबनीन और बिस्मथीन में अगर कंसिडर किया जाए तो इनको अपना प्योर पी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना चाहिए, और अगर प्योर पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होगा तो पी ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो फॉस्फीन में बॉन्ड एंगल है 93.6 डिग्री, और आर्सीन में 91.8 डिग्री, और स्टिबनीन में बॉन्ड एंगल है 91.3 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप बिस्मथीन को देखोगे तो ये भी इसी के आसपास होगा। जबकि अमोनिया में बॉन्ड एंगल आप देख रहे हो कितना है, 107.8 डिग्री। तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल काफी ज्यादा है, बाकी में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है। तो 90 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है। इसको बोलते हैं ड्रैगोस जनरलाइजेशन। बाकी यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दो, ड्रैगोस जनरलाइजेशन आपके सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी में कहीं डिस्कस नहीं किया गया है। तो आप अगर इसको एक्सप्लेन करोगे ना तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देना। आपको इसका एक्सप्लेनेशन किस बेसिस पे देना है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इसका रियल वजह क्या है? इसका रियल वजह है ड्रैगोस जनरलाइजेशन। अगर अगर यहाँ पे डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा जाए तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए?
ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर डिसाइडिंग होता है। तो डायपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर को देखें तो अमोनिया का सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टिबनीन। ठीक है, ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। अब देखो बात आती है कि अगर आप इन हाइड्राइड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। ठीक है, इनका प्रिपरेशन मेथड भी मैं बता रहा हूं आपको। प्रिपरेशन मेथड, तो जैसे देखो अगर आपको अमोनिया बनाना है तो एक तरीका ये है, आप मैग्नीशियम नाइट्राइड को कंसीडर करो और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। मैग्नीशियम नाइट्राइड को लिया और मैग्नीशियम नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज कर दिया। ठीक है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, तो 3 MgOH ट्वाइस 2NH3। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 को यूज होना चाहिए, ये बैलेंस रिएक्शन होगी। इसी तरीके से अगर आपको फॉस्फीन बनाना है, एक चीज समझ लेना बेटा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैग्नीशियम नाइट्राइड हो, कैल्शियम नाइट्राइड भी हो सकता है। ठीक है, ये बेरियम नाइट्राइड भी हो सकता है, स्ट्रांसियम नाइट्राइड भी हो सकता है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। इसी तरीके से अगर कैल्शियम फॉस्फाइड है, कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं सिमिलर पैटर्न पे, तो यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और फॉस्फीन का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन। ऐसे ही अगर हमें आर्सीन बनाना है, तो आर्सीन बनाना है तो मैग्नीशियम स्टिबनाइड को यूज करते हैं, Mg3Sb2, और इसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं इसका 6HCl। तो यहां पे बन जाता है MgCl2 एंड स्टिबनीन। ये हाइड्रोलिसिस की जगह पे इसका एसिडिफिकेशन कराना होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक जनरल रिएक्शन है जिसके थ्रू हम इन सबके हाइड्राइड को फॉर्म कर सकते हैं। अब रिएक्शन क्या है देखो, हम इनका क्लोराइड ले लेते हैं ECl3, मतलब NCl3 ECl3 ASCl3 SbCl3, तो इनका क्लोराइड ले लेते हैं। यहाँ पे E क्या है, E है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, और इसको हमने रिएक्ट कराया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते, तो रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हो जाता है EH3। EH3 का फॉर्मेशन होता है 3LiCl एंड 3AlH3, ये रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से आप इन हाइड्राइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। मैंने बोला कि जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे डिस्कस करनी है
वो मैं एनसीईआरटी के साथ साथ उसको ऐड कराता जाऊंगा, बट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो 20% से ज्यादा नहीं होगी। तो बेटर होगा कि आप ये सब कुछ एनसीईआरटी में नोट कर लो, अदरवाइज आप एक सेपरेट नोट्स बना लो एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन और इसको उसी में ऐड कर। नोट्स अगर आपके पास सिस्टमैटिक रहेगा या इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली अगर लिखी होगी तो रिवीजन करना आपके लिए आसान रहेगा। अब जरा आगे देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन तो बोल रहा है कि ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, E2O3 and E2O5. The oxides in the higher oxidation state of the element is more acidic. मतलब ये दो कॉमन ऑक्साइड हैं जो हर एलिमेंट फॉर्म करेगा। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सब ये दो ऑक्साइड जरूर बनाएंगे, E2O3 एंड E2O5। इसके अलावा अगर आप देखो नाइट्रोजन के केस में तो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। नाइट्रोजन +1 से लेकर के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग सारे ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो फास्फोरस भी बनाएगा, आर्सेनिक भी बनाएगा, एंटीमनी भी बनाएगा। बिस्मथ इसमें से ये वाला ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। बिस्मथ को अगर कंसीडर करें तो बिस्मथ ये Bi2O5 नहीं फॉर्म करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो बिस्मथ के साथ प्रॉब्लम है। बाकी सबको अगर आप देखो तो वो E2O5 भी बनाएंगे और E2O3 भी फॉर्म करेंगे। तो यहां पे बोले ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, E2O3 and E2O5. The oxide in the higher oxidation state of the element is more acidic than that of lower oxidation state. अब इसको आप फजांस रूल के बेसिस पे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहां पे E की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5, और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। इसका मतलब अगर आप पोलराइजिंग पावर को कंसिडर करो, पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होगा। यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा +3 के कंपेयर में। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है इसका मतलब है कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर को अगर देखें तो E2O3 का कोवेलेंट कैरेक्टर E2O5 से कम होगा। E2O5 का कोवेलेंट कैरेक्टर E2O3 से ज्यादा होगा। और ऑक्साइड में कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ये होना चाहिए। अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर को हमें कंपेयर करना है, तो सबसे कम एसिडिक N2O होगा। इनफैक्ट N2O न्यूट्रल होता है, NO न्यूट्रल होता है, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। N2O, NO, इसके बाद फिर आ जाएगा N2O3, फिर उसके बाद NO2 और फिर होगा N2O5। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये तीनों ही एसिडिक है।
तो यहां पे बोल रहे हैं कि ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, E2O3 एंड E2O5. The oxide in the higher oxidation state of the element is more acidic than that of lower oxidation state. ये है उसका explanation. फजांस रूल के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन करोगे. Their acidic character decreases down the group. तो अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा. तो अगर आप इनका एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करते हो इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आप इनका एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करते हो तो N2O3 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, देन P2O3, then AS2O3, then Bi2O3 और नहीं Sb2O3, और सबसे कम होगा Bi2O3. इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीन ऑक्साइड्स हैं ये बेसिकली डायमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, डायमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं. तो ये कई बार ऐसे भी लिखा हो सकता है P4O6 AS4O6 एंड Sb4O6, ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है. ये इन्हीं के डाइमर्स हैं, ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. सर बोलो. N2O3 का कम है आर्सेनिक से? ये गलत हो गया. ये ओके. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक, दैट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी एम्फोट्रिक एंड दोज ऑफ बिस्मथ प्रीडोमिनेंटली बेसिक. तो इसमें क्या बोला गया कि ये दोनों ऑक्साइड्स को अगर कंसीडर करें तो ये दोनों क्या है, ये है एसिडिक. ठीक है, ये दोनों ऑक्साइड्स ये है एम्फोट्रिक, और ये वाला जो ऑक्साइड है ये क्या है, ये है बेसिक. लेकिन +5 के फॉर्म में जितने भी ऑक्साइड्स मिलेंगे आपको सब एसिडिक होंगे. The oxides of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic, that of arsenic and antimony amphoteric, and those of bismuth predominantly basic. ठीक है, लेकिन ये समझ लेना जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें से किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड को आप कंसीडर करो सब एसिडिक है. इस बात को आप लिख लो. all the oxides of these element in +5 oxidation state, all the oxides of these element in +5 oxidation state is always acidic, कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो ये तो बात हो गई इनके ऑक्साइड्स की. इसके बाद फिर अगला डिस्कशन गिवन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस. बोले these elements react to form two series of halides, EX3 and EX5. इसमें कोई और हैलाइड ऑब्जर्व नहीं होता, सिर्फ यही दो टाइप के हैलाइड्स फॉर्म होते हैं, +3 के फॉर्म में और +5 के फॉर्म में. तो ECl3 एंड ECl5 ये दो हैलाइड्स ऑब्जर्व होंगे. और
मतलब क्लोरीन की बात क्यों करें जनरल सेंस में, EX3 एंड EX5। अब इसमें बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। बहुत कॉमन फैक्ट है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन कभी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, पेंटा ऑक्साइड बनाता है बट पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनाता है बट नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? तो जवाब यह है कि नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होता, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड में नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड होगा, और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंशन नहीं कर सकता। तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड, सेम एक्सप्लेनेशन फजांस रूल के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। तो पेंटाहेलाइड इज मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड। All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका ट्राईहेलाइड स्टेबल है। In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. Trihalide except BiF3 are predominantly covalent in nature. BiF3 आयनिक इन नेचर होगा, बाकी सब कोवेलेंट इन नेचर होंगे। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए स्टेबल ट्राईहेलाइड कौन है? NF3। बाकी जो नाइट्रोजन के हेलाइड्स हैं वो अनस्टेबल होंगे, ठीक है। यहां पे एक चीज आप ये नोट कर सकते हो, जब इन ट्राईहेलाइड्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो। बस इसी पे मैं क्लास को कंप्लीट करूंगा, फटाफट आप इसको लिखो। जैसे NCl3 है, ये एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, NCl3 की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इससे अमोनिया बन जाता है और हाइपोक्लोरस एसिड HOCl का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया प्लस हाइपोक्लोरस एसिड। अगर PCl3 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो यहां पे बन जाता है बेटा H3PO3। अब देखना प्रोडक्ट कैसे बदल रहा है, H3PO3 बनता है और HCl PCl3 के केस में। अगर AsCl3 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू H3AsO3 और HCl का फॉर्मेशन करता है, मतलब PCl3 और AsCl3 का बिहेवियर सिमिलर है। अब जरा देखना SbCl3 के केस में क्या होता है। SbCl3 को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, तो यहां पे फॉर्म होता है एंटीमोनिल क्लोराइड, एंटीमोनिल क्लोराइड SbO पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एंटीमोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है प्लस HCl, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम BiCl3 को हाइड्रोलाइज करते हैं तो सिमिलर बिहेवियर यहां पे ऑब्जर्व होता है, बिस्मथोइल क्लोराइड BiOCl एंड HCl। तो आप क्या देख रहे हो, नाइट्रोजन का बिहेवियर, NCl3 का बिहेवियर सबसे अलग है, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा, इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। भाई अगर हम NCl3 को कंसीडर करें तो वहां पे क्या है कि नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड और जो फर्दर जो कंपाउंड्स हैं अगर उनको कंसीडर करें तो बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ वहां पे ज्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और हैलोजन के पास भी लोन पेयर है।
तो उन लोन पेयर के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है, और वो रिपल्सन जो है बेसिकली कंपाउंड को अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, और एक और बात आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो ये नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड में तो क्या है, बॉन्ड लेंथ कम है, और वहां पे आप ये बोल सकते हो कि लैटिस इंथैल्पी ज्यादा है, उसकी लैटिस इंथैल्पी ज्यादा है। बाकी केस में जो है वो उसका भी सपोर्ट नहीं होता है, तो इसलिए NCl3, NBr3, Ni3 ये सब अनस्टेबल कंपाउंड। NBr3 और Ni3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनफैक्ट NCl3 एग्जिस्ट करता है बट एक्सप्लोसिव होता है। तो ये ट्राई हैलाइड का डिस्कशन हो गया बेटा। अब इसके बाद की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।